हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। मैं विनीत आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने सभी व्यूवर के लिए जो कि स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स से जुड़े जुड़े रहते हैं, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट्स की, कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता क्या है। एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, और ये 25 अप्रैल 1872 में इनेक्ट किया गया था। और जो ये कमेंसमेंट हुई थी इस एक्ट की, एनफोर्समेंट हुई थी, वो हुआ था 1 सितंबर 1872 में। टोटल सेक्शन है इसमें 238, जो कि पूरे स्टेट में इंडिया के एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट है दो पार्टीज या उससे अधिक पार्टीज के बीच में, जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कराया जाए। तो उन सभी एग्रीमेंट्स को जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल कराया जाता है, उन सभी एग्रीमेंट्स को, उन सभी लीगल एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल अलोन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई एग्रीमेंट है और वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर तीसरी जो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं, जहाँ पर मेंशन है एग्रीमेंट विच आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम इसे टुकड़ों में समझेंगे। जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो अगर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कहलाएंगे, बट रिमेन्स एज वॉइड एग्रीमेंट। अब वो वॉइड एग्रीमेंट कैसे रहेंगे कि हम उन्हें कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भी लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते, उन एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। एज voidable agreements which are enforceable by only one of the parties to the agreement। कुछ voidable agreements भी होते हैं जो कि सिर्फ एक पार्टी के लिए जो है वैलिड होते हैं, और एक पार्टी के लिए वो एनफोर्सेबल होते हैं। जहाँ पर दो पार्टीज हैं तो दो पार्टीज में से एक के लिए वो एनफोर्सेबल है और दूसरे के लिए वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो voidable agreements होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसे अभी ऊपर भी हमने बात की कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट तो बन सकते हैं, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनता है। तो सबसे इनिशियल स्टेज, और ये सारी जो डेफिनेशन यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, ये सभी सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में दी हुई है। तो मैं बारी बारी आपको बताता भी रहूँगा कौन से सब सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन है, और इनके बारे में बताता रहूँगा। तो पहले एक एग्जाम्पल जान लेते दोस्तों। जैसे कि मेरा नाम विनीत है और मैं अपनी स्वयं की इच्छा से आपके समक्ष सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, और मैं इस आशय से वीडियो लेकर आया हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैं अपनी खुद की इच्छा से आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ, साथ में यह भी सोच रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए ये मेरा प्रपोजल है। तो ये क्या हो गया, ऑफर या प्रपोजल, जो कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए में दी गई है। सेक्शन 2A में ऑफर और प्रपोजल जो है, ऑफर और प्रपोजल जैसे दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो वो डिफाइन की गई हैं। अब यदि आप मेरी वीडियो को देखते हैं
या फिर उसमें कुछ कमेंट करते हैं या फिर उसे लाइक करते हैं, तो ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई है मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो यह जो एक्सेप्टेंस है वो सेक्शन 2B में दी गई है। तो सेक्शन 2B आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात की गई है। अब मेरा ऑफर हो गया, आपने एक्सेप्टेंस कर दिया, तो मिलकर एक प्रॉमिस बन गया कि मैं तो वीडियो आप लोगों को इस आशय से प्रकट कर रहा हूँ, अपनी वीडियो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि आप उसे देखेंगे और आप उसे लाइक करके कमेंट करके उसे देखते हैं, उसे जो है मुझे एक कंसेंट दे देते हैं, एक्सेप्टेंस दे देते हैं। तो हम दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हो गया कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और आप उसे देखते रहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी मेरी वीडियो है वो एक ऑफर थी और आप उसे देख रहे हैं, उस पर अपना कंसेंट दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस हो गया। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस बन जाता है, जो कि सेक्शन 2B में है। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोस्तों सेक्शन 2B में ही डिफाइन है। When the proposal is accepted, the person making proposal called promiser। अब बात करते हैं कि सेक्शन 2C की। अब सेक्शन 2C में जाते हैं। प्रॉमिस तो हो गया, अब प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रपोजल देता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति when the proposal is accepted, the person making proposal, जो प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद जिस बंदे ने प्रपोजल किया है वो तो प्रॉमिसर हो गया, और जिस बंदे ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस दी है, वो हो गया प्रॉमिसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो दोस्तों सेक्शन 2 के B में हमने पढ़ा था प्रॉमिस के बारे में, C में हमने प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में पढ़ा। अब सेक्शन 2D की बात करते हैं, जहां पर मेंशन है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। अब हम दोनों के बीच प्रॉमिस तो हो गया, बट अब कंसीडरेशन की बात आती है। तो किसी भी एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए कंसीडरेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो सेक्शन 2D है वो कंसीडरेशन के बारे में बताता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेक्निकल वर्ड्स में कह सकते हैं क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, QUID, प्रो PRO, QUO, क्यो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। अब बात करते हैं कि मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, जो मैं प्रॉमिसर हूँ और प्रॉमिसी या फिर किसी और पर्सन को किसी काम करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ या किसी काम को ना करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, बट उसके रिटर्न में अगर कुछ मिलता है, समथिंग इन रिटर्न, देन दैट थिंग, सच एक्ट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरी वीडियो वाला एग्जांपल था दोस्तों। मैंने आपको वीडियो का ऑफर किया, मैं चाहता था कि आप लोग वीडियो देखें, इस आशय से आपके सामने रखी मैंने अपनी वीडियो कि आप लोग देखेंगे, और आप लोगों ने उसे लाइक शेयर करके उस वीडियो पे अपना कंसेंट दिया, हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया। बट अब ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है हम दोनों के बीच में? तो एग्रीमेंट ऐसे हो सकता है दोस्तों कि यदि मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप मेरी यदि वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो किसी तरह का, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्यूटर हूँ, लॉ एजुकेटर एक ट्यूटर है और लॉ एजुकेटर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो स्टूडेंट्स को कंसीडरेशन में पढ़ाई मिलती है बट लॉ एजुकेटर्स को यहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो उस केस में क्या है कि वो एक एग्रीमेंट नहीं हुआ दोनों पार्टीज के बीच में। अब एग्रीमेंट कंप्लीट कैसे होगा? यदि लॉ एजुकेटर ये कहता है कि आप मेरा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सीरीज देखेंगे, जो कि आपको मात्र 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो 99 रुपीज़ आप पे करेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी, आपको पूरा जो ये सीरीज़ है वो कवर करने को मिलेगी। तो मैं आपको सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा, मतलब आपके लिए जो कंसिडरेशन रहेगा वो ये सब्जेक्ट रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मेरे लिए जो कंसिडरेशन रहेगा वो आप मुझे 99 रुपीज़ की फ़ी पेमेंट करेंगे। तो जो ये समथिंग इन रिटर्न है वो जो कंसिडरेशन कहलाता है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2D में। अब 2D की तो हमने बात कर ली, प्रॉमिस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। दो पार्टीज हैं ए एंड बी। ए अपना फ़ोन सेल करना चाहता है 10 रुपये में, फॉर एग्जांपल अपना
अपना फ़ोन 10 रुपये में सेल करना चाहता है। बी के सामने ऑफ़र करता है, प्रपोजल रखता है कि मैं अपना ये फ़ोन 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बी ए का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये आपका फ़ोन खरीद लूँगा। तो इन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो गया। अब यहाँ पर बात हुई कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन कहाँ से आया? कंसिडरेशन ये रहा कि बी के लिए कंसिडरेशन फ़ोन हो गया, क्योंकि ए ने प्रपोजल किया कि वो 10 रुपये में ये फ़ोन देगा और बी ने एक्सेप्टेंस किया हाँ मैं आपको 10 रुपये दूंगा और आप मुझे फ़ोन दे दीजिए। तो वाइस वर्सा समथिंग इन रिटर्न हो गया दोनों के लिए, 10 रुपये और फ़ोन। ये कंसिडरेशन कहलाएगा दोस्तों। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2E में डिफाइन है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस किसी कंसिडरेशन को, दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन को फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे चीजों को और ऐसे एक्ट को एग्रीमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप लोग बड़ी आसानी से इसको समझ गए होंगे कि अब तक हमने एग्रीमेंट तक ये कवर कर लिया है। सेक्शन 2E तक की बात हमने अब तक यहाँ पर वीडियो में कर ली है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रॉमिस भी हो गया था, कंसिडरेशन भी हो गया, एग्रीमेंट भी हमने कर ही लिया। अब एग्रीमेंट को अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? दोस्तों किसी भी एग्रीमेंट को अगर वो लॉ से एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। सेक्शन 2H की बात कर लेते हैं, जहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2H ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2H में। तो दोस्तों अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसका हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विक समरी कर लेते हैं। जैसे कि प्रपोजल की बात करी हमने सेक्शन 2A में, फिर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस की बात करी सेक्शन 2B में, कंसिडरेशन की बात करी हमने 2D में, 2E में हमने एग्रीमेंट की बात की। और यदि एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो कि सेक्शन 2H में है। और यदि वो एक पार्टी के लिए एनफोर्सेबल है, ओनली फॉर वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाएगा। और यदि जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते लॉ के द्वारा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो सभी एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स कराते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन था, क्विक अपडेट था, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। यदि ये एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो पहला है ऑफर और एक्सेप्टेंस होना। तो प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। थर्ड है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट दोस्तों क्या होता है? फ्री कंसेंट वो होता है कि किसी प्रकार का दबाव ना हो, आप अपनी स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। किसी तरह का कोर्सन नहीं होना चाहिए, फ्रॉजरी नहीं होनी चाहिए, ब्लैकमेल नहीं किया होना चाहिए किसी तरह से किसी भी पार्टी को एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पार्टी की, जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज तो वो कैसी होंगी? माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या किसी तरह से कोई मैड है, कोई ऐसे इश्यूज हैं और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर वो माइनर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में आ जाती हैं। फिर आते हैं लॉफुल कंसिडरेशन पे।
लॉफुल कंसिडरेशन, पहले हमने कंसिडरेशन की बात करी, अब लॉफुल कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके बीच में जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ड्रग डीलिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उस केस में क्या है कि आपको ये ड्रग वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप ड्रग्स को पहुँचाएंगे और आपको उसके एवज में 50,000 1,00,000 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है। लॉफुल ऑब्जेक्ट्स किसी वेपन के लिए, जैसे कि मैंने बताया वेपन्स हो गया, ड्रग्स हो गए, ऐसे जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं एग्रीमेंट के अंदर वो लॉफुल होने चाहिए। एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो वॉइड है एग्रीमेंट तो उसे किसी तरह से भी एनफोर्स नहीं कर सकते। और वॉइड एग्रीमेंट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि द एग्रीमेंट विच आर नॉट एट ऑल एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। तो कोई भी एग्रीमेंट्स पहले से वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए, और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के साथ। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो भी लॉस है, डैमेज है, उसका कंपनसेशन देना पड़ सकता है, या फिर किसी तरह की पेनल्टी मेंशन की हुई है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो भी देनी पड़ सकती है। और पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्मेशन के बेस पे या क्रिएशन के बेस पे। कैसे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न में दे दिया, वर्बल दे दिया, ठीक है, वर्बल एग्रीमेंट कर लिया, रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और वो प्री डिसाइडेड होते हैं, इम्प्लीकेशन होती है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है। अगला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के आधार पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके एसेंशियल एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े, दूसरा वॉइड, तीसरा वॉइडेबल, चौथा अनएनफोर्सेबल और पांचवा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वैलिडिटी के बेस पे दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसके परफॉर्मेंस के बेस पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एग्जीक्यूटरी, जिसका एग्जीक्यूशन हम कर चुके हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूटरी जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूशन हो चुका है, दूसरा जो है हम उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्रीफ में कवर करेंगे और जानेंगे इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. I hope you like the video. Please share your feedback in comment section.
इसी तरह से नई वीडियो और टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।